नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। अब आप बोलोगे ये फर्स्ट क्लास कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए जितने भी क्लास लिए हैं, चाहे वो सीडीपी की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे वो आपका जीके अर्थात जो आपका सामान्य ज्ञान है उसकी क्लास हो, प्रॉपर 3 जो आपका सब्जेक्ट है उसका हम लोग क्लास लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने महसूस किया कि आपका जो हिंदी विषय है, ठीक है, उसका हम लोगों ने एक भी क्लास ढंग से नहीं लिया हुआ है और प्रॉपर इसको अगर कि छोड़ देते हैं तो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इसलिए मैंने महसूस किया कि आपका जो प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो सिलेबस है उसमें जितने भी हिंदी का जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उस प्रॉपर सिलेबस वाइज ना मैं वीडियोस लेकर आऊँ और कि ना केवल आप लोगों के लिए केवल ऑप्शनल लेकर आऊँ, अर्थात जो आप लोगों के लिए व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आऊँगा। सबसे पहला मैं आपको थ्योरी दूंगा, थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उस थ्योरी के एवज में हम लोग एमसीक्यू करेंगे और आपका जो सिलेबस है ना इसी से ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की जो आवश्यकता वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जितने भी मैं हिंदी की क्लास लूँगा उसको प्रॉपर आप लोग ना पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है, और खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू लगाऊंगा। ठीक है, और खुद से कोशिश कीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊँ, चाहे वो 20 रहे चाहे वो 25 रहे, सारे क्वेश्चन को खुद से आंसर देने की कोशिश करना है। उसके बाद फिर उसका आंसर तो मैं बताऊँगा और जितने भी 20-25 क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोगों का कितना मार्क्स सही होता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा या खुद से कम एनालाइज कीजिए। अगर 20 प्रश्न है तो 20 में कितना प्रश्न सही हो रहा है वो भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप लोग अगर कि अपना प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस देखो ना और सिलेबस में जो हिंदी विषय है उसका अगर कि टॉपिक देखो ना तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो वर्ण विचार है। ठीक है, अब वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है, स्वर आता है, व्यंजन आता है। ठीक है, अर्थात जो हिंदी अल्फ़ाबेट है ना जो जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिसमें अक्षर है, टोटल इसी पर जो क्वेश्चन है वो आधारित है। आप इसे आसान समझने की भूल मत कीजिए। छोटी छोटी जो आपको सोचोगे ना कि मेरे को ये सरल लगता है मैं इसे आराम से बना लूँगा, वही आपके लिए एग्जाम में भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप जितने भी इसका जो टॉपिक है उसको पढ़ते हुए चले और मैं आपको बता रहा हूँ ना सरल से सरल तरीका आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे और जितना भी मैं थ्योरी बताऊँगा जिसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बताऊँगा उसको याद करते हुए और पेन और कॉपी रख लीजिए। ठीक है, जो मुख्य मुख्य बताऊँगा उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और जिसको याद करने के लिए बोलूँगा उसको कन्फर्म आप याद ही करके लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, साथ में मैं भी आपके पढ़ते हुए चलता हूँ। व्यंजन व स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। किसको वर्ण कहते हैं? व्यंजन व स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं जिसके और कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो इस लाइन को आपको प्रॉपर क्या याद रखना है, इसमें देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। जैसे आ ई च का इत्यादि जो दिया गया है वो। ठीक है, उसके अलावा वर्णमाला को देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं जो निम्नानुसार है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं? तो 52 वर्णमाला होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो वर्णमाला का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो किया गया है ना उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों से अलग अलग इस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं कि ये स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, ये सारा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर को देख लेते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये याद रखिएगा कि जो स्वर है वो 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन लेखन शैली के आधार पर जो स्वर है वो 13 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है, ये जो अयोगवाह अंगुरा है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाता है लेखन के आधार पर। लेकिन उसके अलावा पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 11 प्रकार लेना है। ठीक है, और लेखन शैली के आधार पर बोले तो 13 लेना है, ये समझ में है। उसके अलावा सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए ये जो स्वर 11 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं? आ ई उ त्री ए ऐ ओ, ये याद रखना है आप लोगों को। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ऐसे वर्ड जो होते हैं वो। उसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिए ये जो अयोगवाह है। ठीक है, अंगूर और आह जो है ना वो अयोगवाह है, उसको भी याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए ये जो व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है आप लोगों को? सबसे पहला मुख्यतः आपको इसको ये जो लाइन है उसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जो लाइन है वो। ठीक है, सबसे पहला क च ट त प। ठीक है, ये
ये जो पांचों दिया ना उसको याद रखिए। क से क्या होगा, क ख ग घ अंघा तक की आएगा। च से क्या होगा, च छ ज झ इया तक की होगा। ट से क्या होगा, ट ठ ड ढ अड़ा आएगा। त से क्या होगा, त थ द ध ना आएगा। और प से क्या होगा, प फ ब भ म आएगा। और उसके अलावा ये जो अंतस्थ दिया है, अंतस्थ क्या होता है, यार अलावा जो दिया है वो अंतस्थ है, वो याद रखना है। ऊष्म में कौन सा होता है, श श श ह उष्म होता है। आप लोग याद रखो या रटो ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन सा, छ छत्री का, त्र त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्त्र श्रमिक का 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, कौन सा, 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्त्र श्रमिक, ये 4 व्यंजन होते हैं। चलिए उसके अलावा ये देखिए उत्प्रेक्षी कितने होते हैं, तो उत्प्रेक्षी 2 होते हैं। कौन कौन सा, ये डमरू और ढक्कन, ये उत्प्रेक्षी होते हैं। इसके जो नाम है और इसके उत्प्रेक्षी कौन है, ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे भी याद रखो ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको याद रखना है। जैसे मेरे को याद है उसी प्रकार आपको भी याद रखना है, चाहे रटो या याद रखो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये जो प्रॉपर है इसको याद रखना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए उसके बाद स्वर ध्वनि की विशेषताएं देखिए। सबसे पहला देखिए, स्वर आरक्षित होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है, ये याद रखना। दूसरा, निकलने वाली वायु में किसी भी प्रकार की संघर्ष या अवरोध नहीं होता। तीसरा, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। चौथा, स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। पांचवा, उच्चारण में मुख विहार में अनुगूंज पैदा होता है। उसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट जो दिया है, ये वाला जो टोटल ना, उसको आप लोगों को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, ह्रास्व स्वर या उसके अलावा मूल स्वर, दोनों एक ही है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये जो ह्रास्व स्वर दिया है वो, और ये जो मूल स्वर दिया है वो दोनों एक ही होता है। ठीक है, ह्रास्व स्वर या मूल स्वर दोनों एक ही है। क्या क्या है ह्रास्व स्वर, अ ई उ त्री, ह्रास्व स्वर या मूल स्वर है, ये दोनों आपको याद रखना है। उसके अलावा संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। 4 जो संयुक्त स्वर है उसे याद रखना है। ये देखो ये संयुक्त स्वर है, ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ये जो संयुक्त स्वर कैसे बना है ये देख लीजिए, ये चारों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं डीपली पढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा टाइम होते जाएगा, तो केवल ना ऊपर ही ऊपर मैं थोड़े से बता रहा हूँ आपको। ये संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ए ओ औ जो है वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, उसके अलावा ये जो देखिए दीर्घ स्वर जो दिया है उसको याद रखना है आप लोगों को। दीर्घ स्वर कितना होता है, बड़ा बड़ा जो दिया है उसको लेना है। ठीक है, याद करने का तरीका, बड़ा अनार का, बड़ा जो इमली का है, बड़ा उल्लू का जो है वो लेना है आप लोगों का। ठीक है, वो दीर्घ स्वर है। अब ये बड़ा आ कैसे बना, आ प्लस आ करके आ बना है। ठीक है, ये याद रखना, ई प्लस ई बना, ऊ प्लस ऊ, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा लास्ट में जो देखना चाहना था, ये मौखिक स्वर है। मौखिक स्वर कौन सा होता है, तो मौखिक स्वर जो आप लोगों का जो स्वर है ना वो हो जाता है आ ई, ये सारा चीज़ मौखिक स्वर हो जाता है। इन सारी चीज़ को याद रखना है, और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, जो पिछला जो पुराने एग्जाम में आए गए हैं उनसे प्रश्न मैं पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लीजिए, आप लोग को थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न जो स्वर है ना उसके मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, इसको याद रखना है। उसके अलावा ये जो दूसरा दिया उसको अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह किसे कहते हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अंगूर और आहा को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं, ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन से पूर्व आते हैं। ठीक है, तो अंगूर आहा को अयोगवाह कहते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना पूर्णतः व्यंजन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए तीसरा देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है जिनकी ध्वनि के नाक से निकलती है, अर्थात जो ध्वनि नाक से निकलेगा उसको अनुस्वार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे अंगूर और आहा, नाक से अगर की ध्वनि निकल रहा है, हम बोल रहे हैं ना, तो वो अनुस्वार है, अर्थात ये जो अनुस्वार का चिन्ह दिया है ना उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा चौथा देखो, अनुनासिक। अनुनासिक के चिन्ह ये देखो, इसको याद रखना है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, अर्थात थोड़ा देर तक की होता है, उसको लघुता रहती है कहते हैं। ठीक है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे चांद, आंगन, दांत। उच्चारण करके देखो, आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग विसर्ग को देखते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, और ये जो चिन्ह जो दिया है विसर्ग का ना उसको आपको याद रखना है, और इसकी परिभाषा क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला, यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा यह उच्चारण में ह की तरह होता है। यह कंठ वर्ग के अधीन आता है, जैसे अंतः, स्वतः, दुख, प्रातः। उच्चारण करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्या कहेंगे, अनुनासिक के वर्ण। अनुनासिक के वर्ण क्या होता है इसको देख लो। इसके उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलता है, अर्थात हम अगर इसका उच्चारण करेंगे ना तो इसका उच्चारण में जो वायु है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी इसका जो ध्वनि है वो निकलता है। जैसे ये जो वर्ण दिया है उसको पढ़ करके देख लो, आपको समझ में आएगा। ड, य, ड़, न, म, नाक से भी निकल रहे हैं, जो अनुस्वार अर्थात जो हवा ध्वनि है वो निकल रहे हैं ना, इसीलिए इसको अनुस्वार वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है।
चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ओठ की स्थिति के आधार पर, अर्थात आपका जो मुख है ना उसको, उसमें अगर आप किसी वर्ण को उच्चारण करोगे तो उसमें वृत्त बन रहा है अर्थात गोलाकार बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको इस स्थिति के आधार पर जी जो वर्ण है ना उसको भी बांटा गया है। तो ठीक है, तो किस प्रकार से बांटा गया है, ओठ की स्थिति के आधार पर देखोगे ना तो दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अवृत्तमुखी अर्थात जो गोला नहीं बनता है वो, ठीक है, और वृत्तमुखी अर्थात जो किसी वर्ण के उच्चारण करने से पूरी तरह से गोलाकार बनता है आपका मुख, वो तो दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, स्वर को तो देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहला, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, ठीक है, अर्थात गोलाकार जो नहीं होता चपटाकार हो जाता है, मान लो ऐसे ही, ठीक है, उसको अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उच्चारण करके देखो इसको, अ आ ई ए, तो ये चपटाकार आपका मुंह बन रहा होगा, देखो। ठीक है, उसके अलावा वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, अर्थात इस वर्ड को अगर कि आप बोलोगे ना, उच्चारण करोगे तो गोलाकार आपका जो मुख है वो बनेगा। उच्चारण करके देखो आप, ऊ ऊ ओ, ठीक है, तो इसी प्रकार से उच्चारण करोगे तो गोलाकार बनेगा। तो इस प्रकार से भी वर्ण को बांटा गया है। आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो थोड़े से हंसोगे भी, ठीक है, मतलब आप लोग ने इसको ना थोड़ा सा फनी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और जल्दी भी याद होगा। ठीक है, ऐसे उच्चारण करके खुद से पहले ट्राई मारो, ठीक है, तो फन तरीके से आपको भी पढ़ते हुए चलना है। चलिए उसके अलावा हम लोग स्वर को पढ़ लेना, अब व्यंजन की बारी, व्यंजन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोग जान लो, जो व्यंजन है ना वो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो आज का क्लास है उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, नहीं करोगे ना तो एग्जाम के बाद आने के बाद आप लोग पछताओगे अगर कि नहीं ढंग से पढ़ोगे तो। बाकी सब आपके ऊपर है, मेरे को पढ़ाना है ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, व्यंजन परतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण नहीं, अर्थात दूसरों पर आधारित है व्यंजन जो है वो। ठीक है, किस पे आधारित है, तो वो स्वर पे आधारित है, वे बता देता हूँ पहले से। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्या क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जैसे क ख ग घ ञ छ आदि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छुपी रहती है, अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे देखो इसमें एग्जांपल दिए, क का जैसे देखिए क किस कैसे छुपा, क धन अ क होता है। ठीक है, उसी प्रकार ख धन अ ख होता है। सिर्फ ख बोल के देखो, ख के साथ अ जुड़ा हुआ है ना, क के साथ भी अ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो व्यंजन है वो परतंत्र है, मतलब दूसरों पर आधारित है, अर्थात वो स्वर पर आधारित है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, अर्थात व्यंजन जो वर्ड है उसकी संख्या कितनी है, 33 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, जिसकी संख्या निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसको कितना श्रेणी में विभाजित किया, 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, ये याद रखना है। सबसे पहला देखना चाहो तो ये देखो, सबसे पहला ये स्पर्श व्यंजन, इसको भी याद रखना है। अंतस्था मैंने आपको बताया था ना, उसके बाद ऊष्म जो व्यंजन है उसको नेक्स्ट में मैंने पढ़ाया था ना, उसमें भी बताया था। ठीक है, अर्थात पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना इसी में ना, उसमें आपको बताया था अंतस्था क्या है, उसके अलावा ऊष्म क्या है उसको बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना जो स्पर्श है उसको देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है उसको देख लेते हैं सबसे पहला। तो सबसे फर्स्ट देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला घोषत्व के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार, अघोष और सघोष, और प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इसको मैं आपको आसानी से समझाऊंगा आगे। ठीक है, आगे में दिया गया है उसको। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लो, उसके बाद जो अंतस्थ जो व्यंजन दिया है वो, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, ये जो 4 वर्ण है वो अंतस्थ व्यंजन है। उसके अलावा ये जो ऊष्म व्यंजन मैंने आपको क्या बताया था, श श श ह, ये जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, चाहे वो वर्ण को देखो तो याद रहे या अंतस्थ किसे कहते हैं ये बोले तो याद हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें जो दिया गया है, अर्थात जो इस क्लास में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये है, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण। ठीक है, इसमें उच्चारण स्थान पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ना कि आपको प्री डिलेड इंट्रेंस एग्जाम में बल्कि अन्य जो एग्जाम दिलाओगे उसमें भी पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, पूरे के पूरे सबको आपको याद करना है। और इसके याद करने का तरीका कैसे होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। फर्स्ट में ये जो नेम दिया है सबसे पहले आपको इसको याद रखना है। कैसे, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। सबसे पहला क्या आता है, कंठव्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंतव्य, पांचवा ओष्ठ, छठा कंठ तालव्य, सातवां कंठोष्ठ और आठवां दंतोष्ठ। ठीक है, और 9वां नासिक्य। नासिक्य क्यों नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन 8वां तक की याद रखना है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, इतना 8वां तक की याद रखना है। अगर ये याद हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोगों को 9वां, 10वां और 11वां याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला ये 8वां तक की मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहला 8वां तक की अगर कि याद कर लोगे ना ये वाला फर्स्ट में, तो कैसे याद करोगे, तो ये याद हो जाएगा ना लाइन टू लाइन। उसके बाद आप लोग स्वर को लेना है। फर्स्ट में क्या लेना है, ये जो स्वर व्यंजन है सबसे पहला आपको उसको लेना है। इसको ले लोगे तो सबसे पहला स्वर को याद रखोगे। सबसे पहला कंठव्य में क्या आता है, तो कंठव्य आ अंगूर आता है, सिर्फ इतना याद रखना है। तालव्य में क्या आता है, तो ई तालव्य आता है, ठीक है। उसके अलावा मूर्धन में त्रि आता है। इसके अलावा दंत वर्ण में क्या आता है, कुछ नहीं आता है, इसको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके अलावा ओष्ठ में क्या आता है, तो ओष्ठ में उ और उ आता है। तो चलिए इसको मैं और भी सरल तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जो फर्स्ट लाइन जो मैं बोला हूँ 8वां तक की वो याद हो जाएगा। उसके अलावा अनाराम तो आप तो जानते ही होंगे, तो आ से लेकर की आह तक की आप लोग लिख लो। कैसे करना है आप लोग, सबसे शुरू में क्या आता है अपना अनार का आता है, आमे का आता है, ये दोनों इसमें लिखोगे। उसके बाद क्या आता है, इमली का ईक का आता है, दूसरा में वो लिख लो। उसके बाद क्या आता है, इमली के ईक के बाद उल्लू का उनको छोड़ दोगे, ऋषि का सेकंड में आता है, ऋषि के बाद एक जो आएगा उसको छोड़ दोगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या आता है, उल्लू का ऊन का आएगा, उल्लू का ऊन के बाद क्या आता है, एडी का ऐनक का आता है, ऋषि का तो यहाँ आ गया ना, तो एडी का ऐनक का आता है। उसके बाद क्या आता है, ओखली का औरत का आता है। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, केवल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ट्रिक के साथ याद रखना है आप लोगों को। इसी प्रकार से रटना नहीं है, केवल रटना है। तो ये जो कहा गया है उसको रटना है, ये लाइन कोड, ये समझ में आया। चलिए उसके अलावा मैं ना नेक्स्ट जो ये जो व्यंजन है उसको थोड़े से समझा देता हूँ आप लोगों को। ये जो व्यंजन दिया है उसको आप लोगों को कैसे याद रखना है, सबसे पहला इतना तक कि आपको याद करना है, ज़्यादा मैं नहीं याद करने के लिए बताऊँगा। तो सबसे पहला आप लोग को फर्स्ट में ये याद हो गया, इसको याद करना है आप लोग को, मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये याद हो जाएगा तो कैसे करोगे, सबसे पहला मैंने जो नीचे में फर्स्ट में जो बोला था ना क च ट त प, ये याद रखना है। ये देखो फर्स्ट में क च ट त प, ये पांचों सिर्फ याद रखना है। तो सबसे पहला कंठव्य में क्या आएगा, क वर्ण आएगा, क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा तक क्या आएगा। दूसरा तालव्य में क्या आएगा, च वर्ण आएगा, च छ ज झ यहाँ रख दोगे, ये खत्म। तो तीसरा मूर्धन्य में क्या आएगा, तो ट ठ ड ढ अड़ा, तो सिर्फ ये ट वर्ण को याद रखना है। चौथा में देखिएगा तो ता था द ध ना, ये आराम से ये याद रखोगे, ता याद रखोगे, ता से पूरे लास्ट तक के आप जान दोगे। उसके अलावा ये वाला देखोगे ना, ये जो प वर्ण लास्ट में प फ ब भ म, तो लास्ट में ये 5वां तक याद रखोगे तो इतना याद हो जाएगा। अब ये बोलोगे ये जो ह है और ये श है और ये भी श और ये ला, इसको अलग से याद रखना है। पहले लाइन से देख लो, जमा लो, पहले ह फिर श फिर श फिर श, ये जो श अलग अलग श आता है उसको आपको याद रखना है अलग से। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रखने के लिए, आपको ट्रिक के साथ याद रखना है। और ये जो रखना है ना, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, अर्थात रटना पड़ेगा। ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। और ये जो सेम है इसको याद रख लोगे, इसको भी ये सेम है। जैसे कंठव्य वर्ण को कंठ कहा गया है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इसको आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही आप लोगों को याद करना है सरल तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा जरूरी है। और खुद से याद करना, इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसमें से मैं भी प्रश्न पूछूंगा अभी जो हम लोग MCQ करेंगे उसमें भी। चलिए उसके अलावा जो उच्चारण प्रयत्नों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया ना, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन दिया है उसको आपको याद रखना है। स्पर्श व्यंजन जो होता है कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ना सेकंड में, देखो संघर्षी जो दिया है, संघर्षी में आपको याद रखना है श श श ह जो होता है वो संघर्षी होता है। स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है, स्पर्श और संघर्षी जो दोनों है वो च छ ज झ होता है, ये याद रखना है। चौथा अनुनासिक के कौन सा होता है, तो जो आप लोगों के जो मैंने बताया था ना क च ट त प, लास्ट वाला कट चटप, जो पाँचों याद रखना है। उसमें का जो लास्ट वर्ड है ना उसको आपको याद रखना है, ये जो लास्ट वर्ड है उसमें आता है वो, ठीक है। उसके अलावा पांचवा उत्प्रेक्षी, देखो ये उत्प्रेक्षी या द्विगुज, डमरू ढकमन उत्प्रेक्षी या द्विगुज कहलाता है। उसके अलावा छठवा देखो पार्श्व को ला बोलते हैं, लुंठित मतलब रा होता है, और अंतस्थ या अर्धस्वर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो अंतस्थ या अर्धस्वर या रा ला व होता है, ठीक है। और ये जो हा है वो भी आ जाता है इसमें। तो इसको सारी को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और देखना चाहो तो इतने सारे एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। चलिए उसके अलावा शॉर्ट में और क्या है उसको जान लेते हैं। उसके अलावा इसको एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बताया ना जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जितने भी बताया था सेम वही इसमें बोला गया है, ठीक है। इसमें जो लास्ट में जो दिया गया है ना वो आप लोगों का देखिए, ये जो लास्ट में दिया है उसको मैंने बताया था ना, इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग की जो अनुनासिक के जो होता है वो ये वाला लास्ट वाला व्यंजन होता है, वो मैंने बताया था, इसको आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट में आपको बताया था इसको कितना क्या क्या कहते हैं, इन सारे चीज़ को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और इसको याद रखने का तरीका भी मैं बताया था, ये आपको केवल याद रखने तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें नोट करके जो दिया गया है, नासिक के कौन कहलाता है, नासिक के ये जो अंतिम वाला जो शब्द होता है, ये वाला जो बोला हूँ ना वही नासिक के कहलाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके अलावा आप लोग केवल इसमें ये जान लो ये जो अंतस्थ वो क्या है, तो अंतस्थ यार अलावा केवल कहलाता है, इतना ही याद रखना है, एकदम आप लोगों को रटता हुआ नहीं जाना है, ठीक है। अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहते हैं, ये याद रखना है। और अंतस्थ जो वर्ण है वो कौन कौन सा होता है ये याद रखना है, ठीक है। यार अलावा जो होता है वो अंतस्थ होता है, ये याद रखना है, ठीक है।
और उसके अलावा ये तीसरा देखो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था श श श ह, जो इतने सारे ये जो व्यंजन है ना वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। एकदम ही आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रगड़ घसड़ से जो उत्पन्न होता है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ये याद रख लेना सिर्फ, ठीक है। उत्प्रेक्षी क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षी के लिए मैंने 2 वर्ड बताया था, डमरू और ढक्कन जो होता है ना वो आपका उत्प्रेक्षी होता है, वो बस याद रखना एकदम ही। इसमें जो कहाँ से उच्चारण होता है वो सारा चीज़ बोला गया, तो इतना सारा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में पढ़ लोगे फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है, पर्याप्त है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था ना, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ छत्री का, त्र त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और सश्रमिक का जो होता है वही आप लोगों का संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। और कहाँ से उच्चारण होता है वो डिफाइन किया गया उसमें, तो कहाँ से उच्चारण होता है इतना डीपली नहीं पूछता आप लोग के जो प्री डिलेड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें, तो एकदम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, तो केवल आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, ठीक है। और इसके बाद चलिए हम लोग ना MCQ कर लेते हैं। बाकी आप लोग बोलोगे कुछ कुछ जो लाइनें हैं उसको छोड़ा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, उसको मैंने खुद से आप लोगों को डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का मुख्य दायित्व कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला आप लोगों का अब दायित्व शुरू होता है कि इसमें जितने भी मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, चाहे 1 से लेकर के इसमें 24 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, 24 प्रश्न में कम से कम आपके कितने सही होते हैं वो आपको बताना है। अगर 20 से भी सही होंगे ना तो आप बढ़िया लेवल पे हो, अगर 15 सही होंगे तो आप ठीक ठाक हो, और अगर 15 से भी अगर कम सही होगा ना तो आप सोच लेना आप किस कंडीशन पर हो। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है आप लोगों को। और एक बात आप लोग जान लो, बिना मेहनत को किसी को भी नहीं मिला है जो अपना मंजिल है वो, ठीक है। आप मेहनत करोगे, अच्छा नंबर लाओगे, तभी ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिला पाएगा, तभी ना आप लोगों को कम फीस में आप लोग अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो देख लो, ज़्यादा पढ़ने का हो सकता है, 45 नंबर में आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना है तो देख लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस पर, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिसको कम फीस में अच्छी पढ़ाई करना है ना, उनको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरे लास्ट तक की पढ़ना, और जितने भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ सारे को पढ़ने और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, ब्राह्म प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अर्थात बाहरी प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखना चाहो तो ये देखो, CG व्यापम द्वारा पूछा गया, तो व्यापम द्वारा पूछा गया और व्यापम से आपका एग्जाम भी होने वाला है, पटवारी में पूछा गया 2019 में, तो ऐसे ही प्रश्न आने भी वाले हैं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर तो दूंगा ही आप लोगों को। क्या इसका आंसर होगा बताइए। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। तो ब्राह्म प्रयत्नों के आधार पर जो वर्णों का मुख्यतः भेद जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 ही प्रकार होता है ना, स्वर वर्ण एक होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण जो होता है वो 11 होता है, अगर लेखन के आधार पर बोलोगे तो 13 होता है, और व्यंजन जो वर्ण होता है वो टोटल 33 होता है, ठीक है। ये दोनों संख्या को याद रखना है, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होता है, ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका अब आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला अगर गलत हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा को ट्राई कीजिए कि इसका सही आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करो। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहता है, पहले पढ़ो। स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में, ठीक है, स्वर कौन सा ध्वनि है आपको ये बताना है, जिसके उच्चारण में क्या होता है सही बताना है आपको। ऑप्शन ए को देखिए, हवा मुख विहार से नहीं निकल पाता। ऑप्शन बी, हवा अबाध गति से मुख विहार से निकल जाता है। ऑप्शन सी, हवा मंद गति से मुख विहार से निकल जाती है। या ऑप्शन डी, हवा मध्यम गति से मुख विहार से बाहर निकल जाती है। अर्थात ये जान लो, मुख विहार कहने के मतलब ये है कि आप लोगों के मुंह से बाहर निकलती है। अगर उस वर्ण का उच्चारण करोगे ना तो आपके मुंह से अबाध गति से मतलब बिना रोक टोक के निकलता है कि रोक टोक के निकलता है, आपको ये बताना है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को दोबारा पढ़ लो और ऑप्शन चारों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद इसका क्या आंसर होगा बताइए, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, ठीक है। हवा अबाध गति से मुख विहार से बाहर निकल जाती है। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग, मैंने ना जब आप लोगों को थ्योरी क्लास लिया था फर्स्ट में आप लोगों को बताया था, ये जो फर्स्ट में प्रश्न का है उसको देखिए, स्वर बोला है ना, और मैंने आपको बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र वर्ण है। अर्थात जो हवा है, अर्थात जब आप स्वर का उच्चारण करोगे बोलोगे तो जो हवा है वो अबाध गति से मुख विहार अर्थात आपके मुंह से बाहर निकलता है, किसी भी प्रकार की रोक टोक उसमें नहीं होता है। जो स्वर है उसमें वो स्वतंत्र वर्ण है, मैं आप लोगों को ये बताया था। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा को देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग बताइए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का क्या आंसर होगा। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो संयुक्त वर्ण नहीं है, वो आपको बताना है। मैंने आप लोगों को वर्ण बताया था, उसमें याद रखना ये भी बोला था, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग याद रखे होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को देखिए ए, ऑप्शन बी को देखिए ओ, ऑप्शन सी को देखिए ड, या ऑप्शन डी को देखिए ज्ञा। क्या इसमें आंसर होगा ये बताइए, कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी ड हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग इस प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। कैसे, तो मैंने जब आप लोगों का थ्योरी ले रहा था तब मैंने आपको बताया था कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था। उसके अलावा ये बताया था कि ये जो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर देखिए सबसे पहला ए ओ, ठीक है। और उसके अलावा जो ये जो अ है, ठीक है, ये जो अ है ये संयुक्त स्वर है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन जो है वो छ छत्री का हो जाता है आपका, ठीक है। उसके अलावा ज्ञा ज्ञानी का हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को छ छत्री ज्ञा ज्ञानी, उसके अलावा स्रा श्रमिक का हो जाता है, और उसके अलावा त्रा त्रिशूल का हो जाता है, ठीक है। ये चारों जो है चारों जो दिया है, ठीक है। संयुक्त स्वर ये है और संयुक्त व्यंजन ये है। इसमें आप लोगों को प्रश्न घुमा करके दिया गया, संयुक्त वर्ण पूछा है। तो संयुक्त वर्ण इसमें कौन सा नहीं है, तो संयुक्त वर्ण में देखिए ए, ये इसमें संयुक्त वर्ण है। औ को देखो, ये भी संयुक्त वर्ण स्वर में आ जाता है। उसके अलावा जो ग है ये भी आप लोगों का व्यंजन में संयुक्त वर्ण में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें संयुक्त वर्ण नहीं है पूछा है, तो ये जो ड डमरू है वो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण नहीं है, सिर्फ संयुक्त वर्ण नहीं है। यहाँ पर अगर लिख देते संयुक्त स्वर नहीं है या संयुक्त व्यंजन नहीं है तो आप लोग प्रॉपर अलग अलग करके बताते, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाता है घुमावदार, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर इस प्रकार से आप लोग याद रखे रहोगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न देख लो, व्यापम ने इससे पूछा भी गया है एग्जाम में 2019 के। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 4, जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसका समिष्ट को कहते हैं। अर्थात इसको मैं थोड़े से सरल तरीके से आपको समझाऊँ ना, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा ठीक है मनुष्य परस्पर विचार विनिमय मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके समिष्ट को उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो स्वर, ऑप्शन बी को देखो व्यंजन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी वर्ण, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें भी देखो ना तो व्यापम ने पूछा है, देखो पीएससी में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े होंगे तो आपकी समझ में आया होगा कि मनुष्य एक दूसरे से विचार विनिमय करता है, अर्थात एक दूसरे से अगर बात करोगे तो कौन सा माध्यम है जिससे आप बात करोगे, भाषा ही है ना। भाषा के माध्यम से ही आप लोग एक दूसरे से बात करते हो ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा हो, हिंदी इंग्लिश चाहे और अलग अलग भाषा हो जाए, मलयालम तमिल तेलुगु हो जाए, भाषा ही है ना जो आप लोग एक दूसरे से विचार विनिमय करते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी भाषा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को याद करते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने प्रश्न को देखते ही मुझे समझ में आ गया, ये जो प्रश्न है ना मैंने आपको एक बार बता चुका है, अगर मेरा पिछला वीडियोस देखे होंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये आप लोगों के लिए रिवीजन टाइप से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं, अर्थात ये जो राम शब्द है उसमें कितने वर्ण है ये बताना है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4, या ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको भी देखो सीजीपीएससी में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। कैसे, अब आप लोग बोलोगे तो ये तो 2 ही शब्द है, नहीं, अलग अलग इसका वर्गीकरण करोगे तो 4 आएगा। कैसे, तो र जो है वो व्यंजन है, आपको पता है र के साथ क्या जुड़ा हुआ है, र के साथ अ जुड़ा हुआ है, ये हुआ। उसके बाद म जो है वो भी व्यंजन शब्द है, व्यंजन में क्या जुड़ा हुआ है, तो व्यंजन में भी आपका अ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि जो व्यंजन शब्द है वो परतंत्र है, अर्थात दूसरों पर आधारित है, स्वर पर आधारित है। तो र के साथ अ जुड़ा हुआ है और म के साथ भी अ जुड़ा हुआ है, तो र अ म अ ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राम शब्द है उसमें कितने वर्ण हो जाएंगे, तो 4 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब देखते हैं, इसको अब बताना है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था ना सेम उसी प्रकार से इसको भी वर्गीकरण किया गया। चलिए प्रश्न 6 को देखो, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से निर्मित है, आपको ये बताना है। विनिर्मित है अर्थात निर्मित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, कौन सी इसका आंसर होगा। देखिए इसको भी सीजीपीएससी में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न। क्या इसका आंसर होगा बताइए जल्दी से।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। कैसे? तो अभी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 5 में जो जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग वर्गीकरण किए थे, सेम अगर करोगे, ये जो निषेध शब्द है उसको अलग अलग बांटो। तो सबसे पहले देखो, नी जो है, नी में क्या करोगे, ये व्यंजन है, तो नी में क्या लोगे, सिर्फ ना लोगे। ना के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो ना के साथ ई जुड़ा हुआ है, ये समझ में है। उसके बाद ये देखो, शे जो लिखा है शाह, तो ये जो शाह लिख दो, ठीक है। शाह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो शाह के साथ आप देखोगे तो शाह के साथ भी ए जुड़ा हुआ है, ये समझ में आया। तीसरा देखो, ये धा जुड़ा है, ठीक है। ये जो धा ऐसे लिखोगे तो धा के साथ क्या जुड़ा है, धा के साथ आ जुड़ा हुआ है। तीनों जो देखो, ये जो वर्ण जो दिया है, तीनों जो वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन परतंत्र है। मैंने आपको बताया था स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो इस प्रकार से इसका अगर वर्गीकरण करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे संख्या में पूछता तो 6 बताते, लेकिन अलग अलग बांटने को बोला है, तो इस प्रकार से अगर बांटते ना तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 7, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या है, अर्थात इसको मैं आपको सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है और इसकी कितनी संख्या होता है, वो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो बताइए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और CGPSC 2016 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कैसे? तो अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो समझ में आया होगा कि आप लोगों को कि अनुनासिक के वर्ण कौन से होता है। तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड जो एक शब्द है उसको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। ये जो शुरू में क, ठीक है, उसके बाद ये च, उसके बाद ये ट, फिर ये त, और लास्ट में ये प जो था इसको याद करने के लिए बोला था। क से क्या होता है, क ख ग घ अंगा, लास्ट में ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद च छ ज झ इयाँ, ठीक है, यहाँ जो होता है वो हो गया। उसके बाद ट ठ ड ढ अड़ा, अड़ा को यहाँ ये हो गया। उसके बाद त थ द ध ना, ये हो गया। उसके बाद प फ ब भ म, ये जो लास्ट का जो वर्ड होता है, ये जो शब्द होता है, ठीक है, ये जो वर्णमाला होता है, वर्ण, वो आप लोगों का अनुनासिक के वर्ण होता है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों का प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों का वर्ण है ना, उसको आप लोग याद रखना और उससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, ये स्पर्श व्यंजन है, आप लोग को पता है, और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या वो 25 है, वो मैंने भी आप लोगों को बताया था। तो ये जो स्पर्श व्यंजन का जो लास्ट में जो वर्ण आएगा ना, वो आप लोगों का अनुनासिक के वर्ण कहलाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा। उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, य व म, ऑप्शन बी देखिए व ह घ, या ऑप्शन सी को देखिए ह व त, या ऑप्शन डी को देखिए य व ह। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं व्यापम के, तो इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, य व ह। तो देखिए अर्धस्वर जो होता है वो आप लोगों का हो जाएगा य व, और ह जो आपका जो वर्ण दिया है ना वो अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देते हुए चलिए, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों के लिए थोड़े से सरल हो सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को देखो, स्वर वर्ण छांटिए, अर्थात स्वर वर्ण कौन सा है आपको ये बताना। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो और ऑप्शन डी को देखो। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और व्यापम में इसको भी पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ ई हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक देखा होगा, स्वर वर्ण है, सबसे सरल है ना। मैं आप लोगों को बताया था ना, जो वर्ण होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वर वर्ण हो जाता है और एक हो जाता है व्यंजन वर्ण हो जाता है, ठीक है। एक व्यंजन वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण हो जाता है, 2 ही प्रकार से, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा और ये स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। आप लोगों को पहले ही बताया था ना, हम लोग जो थ्योरी पढ़ा था उसी में। तो स्वर वर्ण पूछा है तो ऑप्शन नंबर सीधा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली सरल हो जाएगा। मैं बोला ही था आप लोगों के लिए। तो इसी प्रकार आप लोगों को आंसर देते हुए चलना है, ठीक है। कभी कभी सरल टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बताइए, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होता है, अर्थात आप लोगों को ये बताना है कि जो स्वर ध्वनि है वो किसके सहयोग से उच्चारित होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन बी व्यंजन के सहयोग से, ऑप्शन सी विसर्ग के सहयोग से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से। कैसे? तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को थोड़ी सी ध्यानपूर्वक पढ़े हुए तो आप लोगों की समझ में आएगा कि स्वर ध्वनि किसके उच्चारण से उच्चारित होता है, आपको ये पूछा गया है। तो स्वर ध्वनि किसके उच्चारण से होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना थ्योरी में कि जो स्वर ध्वनि है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात वो किसी भी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ता स्वर ध्वनि को। और जबकि हम लोग अगर कि व्यंजन की बात करें ना, व्यंजन की बात करोगे ना तो वो स्वर ध्वनि के उच्चारण से होता है, अर्थात व्यंजन जो होता है वो परतंत्र होता है, वो मैंने बताया था, और स्वर जो है वो स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से जो स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होता है बोला गया है ना, तो ये स्वतंत्र होता है, किसी के सहयोग से इसको जरूरत नहीं किसी की सहयोग का, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर कि व्यंजन दिया होता ना तो ये हो जाता आप लोगों का, ठीक है, स्वर की सहायता से होता है, यहाँ ऑप्शन होता स्वर की सहायता से उच्चारित होता है बोल के, अगर व्यंजन यहाँ पर दिया होता तो नहीं दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मौखिक स्वर है, अर्थात आपको बताना है कि मौखिक स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए को देखिए उ औ ए, ऑप्शन बी को देखिए आ ई, या ऑप्शन सी को देखिए उ ओ ए, या ऑप्शन डी आ उ ए। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ ई हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि जो मौखिक स्वर होता है वो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। जो आप लोगों का बॉक्स में अलग अलग दिया था ना आप लोगों को थ्योरी में, उसको बोला था कि जो मौखिक स्वर है वो क्या होता है। तो मौखिक स्वर जो आप लोगों का स्वर जो होता है शुरू का जो आ ई होता है वो मौखिक स्वर कहलाता है, ठीक है। अगर थ्योरी को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे, मुझे यकीन है आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को हम लोग देखते हैं। अब इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। ये जितने भी प्रश्न है ना वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों की थ्योरी से बेस्ड ही लेकर के आया हूँ, कोई अलग से प्रश्न नहीं है। अगर थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे ना तो आप लोग का ये जो प्रश्न है वो आराम से बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। सबसे पहला, नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है, अर्थात आपको बताना है नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ए को देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है। ऑप्शन बी, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है। ऑप्शन सी, जिन व्यंजनों के उच्चारण हवा जिह्वा से निकलती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और व्यापम 2018 में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा, फटाक से बताइए आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण हवा नाक से निकलती है। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि नासिक के जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, नासिक के वह व्यंजन होता है जिसका ध्वनि अगर आप लोग उस वर्ण को पढ़ोगे ना, नासिक के व्यंजन वर्ण को पढ़ोगे ना, तो उसका उच्चारण करने पर आप जो हवा है वो नाक से निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जो व्यंजन पढ़ोगे और जो हवा नाक से निकलेगा वो आप लोगों का नासिक के व्यंजन कहलाता है। और मैंने अलग अलग आपको करके भी बताया था कि नासिक के व्यंजन कौन कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए भी जाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। ये आपके लिए थोड़े से सरल हो सकते हैं। चलिए अब इसको आप लोग बताइए, ये सरल हो सकता है इसका मतलब आपको बताना ही बताना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। प्रश्न 13, स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल को। ऑप्शन बी, स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल को। या ऑप्शन सी, व्यंजन एवं विसर्ग के मेल को। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखना चाहो ना तो सीजी व्यापम 2018 में इसको भी पूछा गया। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो बताने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रश्न को पढ़कर आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कि सर आपने तो बताया था कि ये जो स्वर है वो स्वतंत्र वर्ण है, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं ऑप्शन बी ऑप्शन सी, देखो तो हम लोग क्या करें। तो आप लोग अगर आप लोगों को याद है कि जो स्वर है वो स्वतंत्र वर्ण है और ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, उपयुक्त जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं को मारेंगे, और करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 में जो बोला है, देखो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं आप लोग को पता है कि स्वर जो है वो स्वतंत्र वर्ण है, अर्थात किसी का भी उपयोग, अर्थात किसी की भी सहायता से वो उच्चारण नहीं किया जाता। मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था। तो इस प्रकार की जब भी ऐसा प्रश्न आएंगे ना तो आप लोगों को उपयुक्त आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट मानना है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है ना कि स्वर स्वतंत्र वर्ण है, इनमें तीनों में से ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, तो क्या करोगे, लास्ट ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी बच जाता है, इनमें से कोई नहीं, और यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को याद करते हुए जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब
देखते हैं। अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आऊँ सारे प्रश्न को खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और उसमें से ट्राई कीजिए कि अधिकतर से अधिकतर आप लोगों की जो आंसर देने का जो स्किल है वो बढ़े और सही आंसर दे सको, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए और क्या आंसर होगा बताइए। सबसे पहला, अघोष अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए, अर्थात अघोष अल्पप्राण जो व्यंजन है उसको बताना है क्या होगा। और इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये थ्योरी में शायद मेरे हिसाब से ये थ्योरी में नहीं था, आप लोगों को इसी में बता दूंगा, लेकिन ट्राई कीजिए। अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो क्या इसका आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी जा या ऑप्शन डी या, क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क बोल के, ठीक है। कैसे, तो थोड़े से आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को थ्योरी में क्या बोला था, ये जो क और ये जो च, ये जो ट और ये जो त और ये जो प है, ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था ना, ये वाला जो वर्ण है वो, तो क से क्या होता है, क ख ग घ अंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा च छ ज झ इयाँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद ट ठ ड ढ अड़ा, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा त थ द ध न, यहाँ तक कि पूरे वर्ण को याद रखना है, ठीक है। प फ ब भ म, ये लास्ट वर्ड हो गया। इन सारे वर्ड को याद रखना है। और ये जो इतने सारे जो वर्ड है ना, उसमें से सबसे पहला देखिए, पहला बोलो ना जो अघोष कौन सा है, तो अघोष जो है वो होएगा आपका पहला और दूसरा, वो अघोष कहलाता है। ये जो पहला हो गया और ये जो हम लोग दूसरा लिए हैं ना, प्रत्येक इसमें लाइन में 5 होगा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 और ये जो लास्ट के लाइन है ना वो 5 वर्ण होगा, ठीक है। मैंने आप बताया था, पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो मैं बोला हूँ उसको याद रखना, ठीक है। ये हो गया, ये जो पहला है आप लोगों का, और उसके अलावा और ये जो दूसरा है वो आप लोग का क्या होगा, वो होगा आप लोगों का अघोष होगा। उसके अलावा जो घोष कौन सा कहलाता है, 3 4 5, इसमें 3 4 और ये जो 5 आप लोग का हो वो घोष कहलाएगा। 1 2 अघोष कहलाता है और 3 4 5 जो होता है वो घोष कहलाता है, ठीक है। अघोष और घोष ये याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ना अल्प प्राण और महाप्राण याद रखना है, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन सा होता है, अल्प प्राण जो होगा वो पहला, तीसरा और जो पांचवा है वो अल्प प्राण कहलाएगा, ये याद रखना है। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा कहलाएगा और जो दूसरा और जो ये चौथा है ना वो महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण है उसको आप लोगों को याद रखना है और अलग अलग जो संख्याओं का जो नाम है उसको भी याद रखना है। इसमें पूछा ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रश्न में क्या पूछा है, अघोष एवं अल्प प्राण पूछा है। तो मैंने आप लोगों को वर्ण में अभी क्या बताया, अघोष जो है वो पहला और दूसरा अघोष है। तो पहला में क्या आता है, क ही पहला आता है ना अघोष में। और अल्प प्राण में भी क्या आता है, तो अल्प प्राण में भी आप लोग देखोगे ना तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। तो ये दोनों अघोष और अल्प प्राण में ही ये दोनों आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, एक बार में याद नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अगर बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही याद करना है, प्रश्न याद रहेगा ना आप लोग को, अगर थ्योरी याद रहेगा तो आराम से इसको बना भी सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब देखते हैं। चलिए ये आप लोगों के लिए थोड़े से सरल हो सकता है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 को, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, अर्थात हिंदी में मूल स्वर कितना है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5, कितना इसका होगा ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि जो ये ह्रास्व स्वर और मूल स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से ये जो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर होता है वो, तो सबसे पहला अ जो होता है अवर्ण होता है। उसके बाद क्या होता है अ, ई, उसके बाद उ, और उसके बाद ये जो त्रि है ना वो आप लोगों का ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कहलाता है। मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाया था अभी उसमें बताया भी था कि अ ई उ त्रि जो होता है वो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कहलाता है, आप लोगों को याद रखना है बोल के, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और सीजी व्यापम में इसको पूछा गया, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 16 को पढ़िए, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उस व्यंजन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयोग द्विग, ऑप्शन सी श्रिष्ट या ऑप्शन डी ईशित। देखना चाहो ना तो सीजी व्यापम 2018 में इसको भी पूछा गया, तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो आंसर होगा ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। कोई ना कोई एक प्रश्न ऐसे होता है मेरे प्रत्येक क्लास में जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं देता हूँ। मेरा होमवर्क देने का मकसद एक ही होता है, ताकि आप लोग उस आंसर को खुद से ढूंढो और अपनी मेहनत करो, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं खुद से आप लोगों की बने बुनाए दे दूंगा तो आप आलसी हो जाओगे। और जब आप लोग इसे ढूंढोगे और इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ वाकई में इसका आंसर ये है। और ऐसे आंसर अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना ऐसे प्रश्न, तो आसानी से आप लोग इसका जवाब दे पाओगे। इसलिए मैं
कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 16 मुझे याद रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी इसको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 17 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया हूँ मैं। चलिए एक ही प्रश्न आप लोगों को दूंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़ते हैं। क्या इसका आंसर होगा बताना है आपको। हिंदी में पश्च स्वर है, अर्थात हिंदी में पश्च स्वर किसे कहते हैं आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या इसका आंसर होगा जल्दी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने ना ऐसे प्रश्नों को ना थ्योरी में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़े से ट्रिक के साथ आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला हिंदी में जो आप लोगों का स्वर वर्ण है, ठीक है, उसको उच्चारण जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला अग्र स्वर बांटा गया है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद मध्य स्वर, छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा जो होता है वो पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, ये शॉर्ट में मैं लिख दूँ। आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखना। आप लोगों को अनार में तो याद होगा ना, जो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे वो। तो सबसे पहला आ अनार का, दूसरा आ आमे का, तीसरा ई इमली का और ई ईख का, ठीक है, ओ उल्लू का और ओ ऊन का, ये याद होगा। री ऋषि का छोड़ देना। उसके बाद ए एड़ी का और आ ऐनक का, ओखली का, ठीक है, और औरत का, ये आप लोग इतना सारा याद रखना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग अनाराम ही याद किए हो ना, है ना, जो आप लोग को पहले से पता है। तो ये अग्र स्वर होगा, ये मध्य स्वर होगा और ये पश्च स्वर होगा, ये याद रखना। और आप लोग का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे ही जमाते जाना है, तो आप लोग को आराम से पता चल जाएगा कि जो मध्य स्वर है उसमें केवल अ अनार बस आ रहा है। उसके अलावा अग्र स्वर में क्या आ रहा है ये आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ पता चल जाएगा, और ये जो पश्च स्वर में क्या आ रहा है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखो ना, तो पश्च स्वर पूछा है हम लोगों से ना, तो पश्च स्वर कौन सा होगा? तो इसमें देखो ऊ है, ये आप लोगों का ऊ है। उसके बाद ये ऊ है, ये भी आप लोगों का यहाँ है। उसके बाद ओ है, तो ओ भी आप लोगों का यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मध्य स्वर पूछते तो मध्य स्वर में आ हो जाता सिर्फ, ठीक है। अगर अग्र स्वर पूछते तो ये जिसमें होता, ठीक है, ई ए ये वाला होता, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाता आप लोगों को। तो ऐसे आप लोगों को ट्रिक के साथ याद रखना है। आप लोगों को अपने कॉपी वगैरह में चाहो तो लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। मेरी लिखावट में थोड़े से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़िए। अब आप लोग बोलोगे कि ये प्रश्न क्रमांक 18 जो वो ब्लर दिख रहा है, आप लोग को पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग केवल सुनिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है, अर्थात आपको बताना है कि अघोष व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कौन से, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन को मैं आप लोगों को बोल के बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी म या ऑप्शन सी ब, क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था, इसको याद रखना है बोल के, ठीक है। और अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा था कि जो महाप्राण और अल्पप्राण किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से अपने आप से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श हो जाएगा। कैसे? तो इसको आप लोगों को जो बनाने का वो शॉर्ट ट्रिक है वो ये हो सकता था कि मैंने क्या बोला आप लोगों को, अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण, ठीक है। तो ये जो ऊष्म मैंने आप लोगों को जब थ्योरी करा था तब बताया था कि ऊष्म क्या होता है। ऊष्म जो होता है वो आपका होता है श, दूसरा होता है ये श, और तीसरा ये जो श है वो, और चौथा ह, ये आप लोगों का ऊष्म जो व्यंजन है वो हो जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये जो श ह जो दिया है वो ऊष्म है, तो इसको ही आप लोग को याद करके ये ऑप्शन ए में दिख रहा है वही डायरेक्ट करेक्ट कर देते। आप लोगों को ये अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण ऐसे ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक को भी याद होता तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको बनाना भी है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को देखते हैं। 19 को मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे। प्रश्न 19 को पढ़ो। अनुस्वार है, अर्थात आपको बताना अनुस्वार क्या है। ऑप्शन ए को देखिए, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। ऑप्शन बी, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन। ऑप्शन सी, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, या ऑप्शन डी, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। देखना चाहो तो सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न, और हम लोग थ्योरी में भी किए थे इसको। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए अपने आप से। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। तो अगर आप लोगों ने प्रश्नों को और मेरे जो थ्योरी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अनुस्वार है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, अर्थात जिसका जो उच्चारण करने से जो ध्वनि है वो नाक से निकलता है। जैसे अंगूर लिख करके देखो आप लोग, अंगूर ऐसे लिख करके पढ़ करके देखो, अंग ये जो गु और ये र, अंगूर आप लोग लिखोगे तो ये पूर्णतः मुंह से नहीं नाक से भी ध्वनि आप लोगों को आ रहा है ना, जो हवा है आबाद गति से नाक से भी निकल
निकल रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक है, हम लोग थ्योरी में भी किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को देखते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है आप लोग के लिए, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। स्वश्रित वर्ण को कहते हैं, अर्थात ये जो स्वश्रित वर्ण है उसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए स्वर वर्ण, ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी अंतस्थ वर्ण, ऑप्शन डी ऊष्म वर्ण। क्या इसका आंसर होगा बताइए। देखिए सीजी व्यापम 2018 में इसको भी पूछा गया, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग ये जो वर्ण है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपका समझ जाएगा। स्वश्रित वर्ण, स्वश्रित कहने का मतलब है स्वयं पे आश्रित, किसी दूसरे पर आधारित रहने वाला नहीं, स्वयं पे आधारित रहने वाला, मतलब सेल्फ डिपेंड रहने वाला। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि जो स्वर वर्ण है वो स्वतंत्र वर्ण है, वो किसी भी की भी आवश्यकता नहीं होता उच्चारण के लिए उसको। जबकि आप लोग बात करोगे व्यंजन वर्ण की तो वो स्वर पे आधारित रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण हो जाएगा, जो स्वश्रित वर्ण है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को हम लोग देखते हैं, इसका भी आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़ो। नासिक के व्यंजन है, ऑप्शन ए को देखिए वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, ऑप्शन बी देखो वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, या ऑप्शन डी वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। व्यापम 2018 में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखा होगा, नासिक के व्यंजन, नासिक के कहने का क्या मतलब है, जो वर्ण नाक से निकले। और इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताया था, आप लोगों को 5 जो आप लोगों का जो वर्ण था उसको याद करने के लिए। 5 कौन सा, पहला क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और पांचवा क्या था प। तो क से क्या होता है क ख ग घ अंगा, ठीक है, आप लोगों को अंगा याद करने के लिए बोला था। उसके अलावा च छ ज झ इया, ठीक है, जो इया है वो भी आप लोग को। उसके अलावा ट ठ ड ढ अड़ा आपको ये याद रखना है, त थ द ध न आप लोग को न याद रखना है, प फ ब भ म, ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जो ये लिखा रहा है उसको ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें कितना वर्ण होता है मैं आप लोग को बोला था, जैसे क ख ग घ अंगा, 5 वर्ण टोटल, 1 2 3 4 और ये 5 करके, ठीक है, क ख ग घ अंगा याद करके देख लो, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये जो आप लोगों का जो वर्ण है उसमें का जो पंचम वर्ण है, ठीक है, जैसे आप लोग बताओगे च छ ज झ इया, ये पांचवा आ रहा है ना, तो ये जो लास्ट का जो पांचों वर्ण है वो आप लोग का नासिक के व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये जो आप लोग का जो ये है ना स्पर्श व्यंजन, टोटल ये सारा जो व्यंजन है 25 के 25 वो आप लोग का स्पर्श व्यंजन कहलाता है। उसके अलावा ये जो लास्ट का जो वर्ण है आप लोगों का नासिक के व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अर्थात ये वर्ण को आप लोग उच्चारण करोगे तो नाक से हवा आता है, ठीक है, अर्थात नाक से ये उच्चारण होता है, पूरी तरह से मुंह से नहीं हो पाता, तो इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। और प्रश्न में भी देखिए नासिक के व्यंजन है तो नासिक के व्यंजन ये जो लास्ट के 5 जो आप लोग का वर्ण है वो होगा, तो इसको याद ही रखना है, आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को देखते हैं। अब इसको बताइए, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ह म व एवं र वर्ण का उच्चारण स्थान दृष्टि से सही क्रम है। ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करना है उनको, एग्जाम वाले को, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले खुद से देने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी, कंठव्य ओष्ठ दंतव्य मूर्धन्य, ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो मैंने आप लोगों को ये जो स्क्रीन में आ रहे हैं उसको मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, ठीक है। जो अलग अलग क्रम में कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ 8 प्रकार के जो हम लोग जो पढ़े थे ना उसको सीरीज़ को याद करने के लिए आप लोग बोला था, तो उसे आप लोगों को याद होगा ना, तो इसको आप लोग देखोगे ये जो वर्ण दिया उसको, तो आप लोगों को आराम से उसका आंसर दे पाओगे। ये जो स्क्रीन में आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख लो और थोड़े से याद कर लो दोबारा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसे प्रश्न कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ताकि अनेक लोग सही आंसर ना दे सके, क्योंकि व्यापम का जो एग्जाम लेता है वो उद्देश्य ही वही है कि आप लोगों को भटकाए, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 का देखते हैं और इसका क्या आंसर होगा, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। च व्यंजन का उच्चारण होता है, ठीक है, अर्थात च ये जो व्यंजन है उसका उच्चारण कहाँ होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नासिक से, ऑप्शन बी तालु से, ऑप्शन सी दंतव्य से, या ऑप्शन डी वात्सल्य से। और सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा ये भी बताइए आप।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी, तालू से। कैसे? तो अगर आप लोगों ने मेरे थ्योरी को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये जो च व्यंजन है जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और ये जो च व्यंजन है वो आप लोगों को बोला था ना मैंने, जो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ में जितने वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, आप लोगों को याद रखना है बोल के लिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए जो च वर्ण है उसको पूछा ही गया है। तो च वर्ण है वो उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु से होता है, तालव्य जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख लो, ठीक है। तो यहाँ से होता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को देखो। ओष्ठ ध्वनि है, अर्थात आपको बताना है कि ओष्ठ ध्वनि कौन सा है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या इसका आंसर होगा बताना है आपको। और सीजी व्यापम 2018 में इसको भी पूछा गया, तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि किसको किसको याद रखना है बोल के। ये जो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ, दंतव्य, ठीक है, ये जो आठों आप लोग का है वो उसको याद रखना है। उसके अलावा मैंने बताया था ना कि क, च, ठीक है, ये जो च होगा वो च, ट, त, ये जो प है इसको आप लोग को याद रखना है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने अपनी थ्योरी में भी बताया था ना आप लोगों को कि ये वाला और ये लाइन को बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है बोल के। अगर याद रखते हैं तो ये सीक्वेंस बाय ये वाला और ये जो दिया हुआ है, देखिए ये जो प वर्ग दिया है ना उसको याद रखते हैं। तो प किस में आ रहा है? ये जो लास्ट में, ठीक है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, ये समझ में आया। ये जो ओष्ठ है और ये जो ओष्ठ किस में है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखो, कंठव्य ये हो गया, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, ऐसे याद रखोगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाता है वो ओष्ठ किस में, प वर्ग में आ रहा है। तो शुरुआती में सिर्फ प को देखकर आप समझ जाते हैं कि हाँ प्रश्न क्रमांक 24 का जो ओष्ठ वाला ध्वनि है उसका जो आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास था वो हिंदी का क्लास फर्स्ट था, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू कम से कम 10-12 क्लास लेकर आएंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। और एग्जाम से पहले जो हिंदी का जितना भी आप लोग का सिलेबस है ना उसको कंप्लीट करेंगे। जो आप लोगों का प्री बी एड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ, ताकि आप लोग की अच्छी से तैयारी हो सके और कम से कम 60+ मार्क्स ला करके आप एक गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर सको। हम लोग का टारगेट भी यही है और आप लोगों को मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अगले दिन कल सुबह 10 बजे फिर से, ठीक है। तो इसी प्रकार के अगर आप लोगों को ना अगर क्लास चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे और नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे फिर से सेकंड क्लास में।